शनि का जो पहली ढैया है 7.5 की, उसको बैलेंस करने के लिए राहु के ये जो 3 साल का गोचर है, ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। 2025 वैसे भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, लेकिन एक जो चीज उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, वो हो जाएगी राहु का गोचर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। बेसिकली राहु के ही गोचर की बात करेंगे। जब राहु के गोचर की बात करेंगे तो केतु का एनालिसिस खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह एक ही समय पर गोचर करते हैं, आमने सामने रहते हैं, हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं। लेकिन इन ग्रहों का गोचर जो है वो बड़े इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ये वक्री अवस्था में रहते हैं हमेशा, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसे सन का है, मून का है, गुरु का है, जुपिटर का है, वीनस का है, मरकरी का है, इस तरीके से राहु केतु जो है वो दो इमेजिनरी पॉइंट हैं। लेकिन इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से या इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो ये जो दो इमेजिनरी पॉइंट हैं, एक राहु है, एक केतु है। और इसके पीछे की कहानी सबको पता है। स्वरभानु राक्षस से जब अमृत मंथन हो रहा था तो उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया था सुदर्शन चक्र से। तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो राहु है। राहु क्या करता है? राहु आपको इमेजिनेशन ज़्यादा देता है। यदि वो पॉजिटिव पोजीशन में है तो आपको पॉजिटिव इमेजिनेशन बहुत होगी। यदि वो नेगेटिव पोजीशन में है आपकी कुंडली में, तो आपके विचार जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा चलेंगे। और हम सब जानते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यदि हम ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी, हमारे ट्रेड्स नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव होगी, थॉट पॉजिटिव होंगे, तो हम जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम ज़्यादा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में ये बताएंगे आगे जाकर 2025 में राहु का जब गोचर होगा वो किस तरह का फल करेगा, क्योंकि राहु अभी फिलहाल तो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मई 2025 को जो है वो राहु का गोचर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, 29 मई 2025 से लेकर 25 नवंबर 2026 तक ये गोचर है। ये लगभग 1.5 साल का गोचर होता है। और 1.5 साल के गोचर में राहु जो है वो रहेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, अपने ही शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। ये मंगल का नक्षत्र है, तो इन 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे राहु। इसके अलावा जो है केतु का गोचर जो है वो सिंह राशि में होगा। तो इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये बताएंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। तो जैसे पहले बताया कि राहु और केतु जो है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनके गोचर का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। ये देखिए, पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हैं कि कैसे जो है राहु और केतु जो है वो गोचर करते हैं, इनका प्रभाव कैसे होता है। और इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, राहु और केतु की अपनी कोई भी राशि नहीं होती। और ये जो करते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उस ग्रह के फल करते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में राहु मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो मीन राशि के साथ साथ धनु राशि का भी फल करेंगे, क्योंकि वो दोनों गुरु की राशियां हैं। मान लीजिए राहु गुरु के साथ ही बैठे हुए हैं तो राहु गुरु के भी फल कर जाएंगे। कहने वाले कह सकते हैं ये चंडाल योग होता है, लेकिन सारे केसेस में ये चंडाल योग नहीं होता, कईयों में ये राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है। और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अच्छे या बुरे फल भी कर जाते हैं। अष्टम में बैठेंगे तो अष्टम के फल कर जाएंगे, भाग्यस्थान में बैठे हैं तो भाग्यस्थान के फल कर जाएंगे। तो ये जो होता है, ये गोचर होता है राहु और केतु का। केतु भी जिस राशि के साथ बैठेंगे उस राशि में बैठेंगे उस राशि के फल कर जाएंगे, जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं उस प्लेनेट के फल कर जाएंगे। और गोचर में भी यही स्थिति होती है, इनका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। आगे बताते हैं कि ये स्थिति जो है वो आगे 25 और 26 के लिए कैसी रहेगी। तो अब मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2025 वैसे भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, लेकिन एक जो चीज उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगी वो हो जाएगी राहु का गोचर। 29 मार्च 2025 को मेष राशि के जातक शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। शनि 12वें भाव में आ जाएंगे। अब 12वें भाव में शनि आएंगे तो निश्चित तौर पर जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं लाइफ में। लेकिन राहु वहां पर सेविंग ग्रेस बन के आएंगे। सेविंग ग्रेस इसलिए क्योंकि जो राहु है वो शनि की तरह फल करते हैं। कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि केतु जो है वो मंगल की तरह फल करते हैं, राहु जो है वो शनि की तरह फल करते हैं। अब मेष राशि की ये जो पत्रिका है आपके सामने देख सकते हैं आप। और 11वें भाव में जो गोचर होगा इसका राहु का, वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। यहाँ पर हम चार्ट लगाकर समझा रहे हैं आपको किस तरीके से ये होगा। यहाँ पर देखिए,
जो 11वें भाव का राहु का गोचर होता है वो अच्छा होता है। रीजन बीइंग कि जितने भी पाप ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो शनि है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो राहु है, वो 11वें भाव में अच्छे फल करते हैं। 11वां भाव चूंकि कुंडली का अशुभ भाव होता है, इसे उपाच्य भाव कहते हैं। तीसरे, छठे और 11वें में पाप ग्रहों का गोचर काफी अच्छा होता है। अब यहाँ पर 11वें भाव का राहु का गोचर अच्छा है, सबसे पहले तो ये स्थिति है। यहां पर आकर करेंगे क्या? 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी प्रमोशन का भाव होता है। 10वें से हम कर्म करते हैं, 11वें भाव से हम उसका फल देखते हैं। जब 11वें भाव का फल आपके लिए अच्छा हो जाएगा, 12वें भाव में शनि अपना कर्म करेंगे, वहां पर जो उनको प्रभाव डालना है साढ़े साथी का वो करेंगे, लेकिन राहु यहां पर उस चीज को बैलेंस कर जाएंगे। यदि प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन मिल सकती है आपको इस अवधि के दौरान। यदि आपका कोई आय के नए साधन आप खोजना चाहते हैं, कोई नई एडिशन आती है दिमाग में, तो नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहां पर आपको आय में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 11th यहां पर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यहां से 11वें भाव से सामाजिक प्रतिष्ठा देखी जाती है। बहुत से लोग हैं जो चुनाव में जाते हैं, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जा रहा है, कोई विधानसभा के चुनाव में जा रहा है, कोई लोकसभा के चुनाव में जा रहा है। इवन कई लोग अपने जो इन हाउसेस जो सोसाइटीज होती हैं उनके चुनाव करते हैं। जितने भी लोग पोजीशन के लिए जो है वो जिनको तलाश है कि पोजीशन उनको मिलनी चाहिए, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा जिनकी बढ़नी चाहिए, उनके लिए ये राहु का गोचर अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर राहु जो है वो आय के नए साधन पैदा कर सकते हैं, और राहु यहां पर आपको 11th भाव के अच्छे फल दे सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये कुंडली आपके जो सामने लगी हुई है, जो आप पीछे देख रहे हैं, यहां पर राहु देखिए 11वें भाव में है। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। राहु 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। अब यहां पर राहु बैठे शनि की राशि में, शनि के फल करेंगे। निश्चित तौर पर शनि की राशि दशम भाव में भी है, तो दशम भाव के भी फल कर जाएंगे गोचर में। तो गोचर का जो फल है दशम और 11वें का मिलेगा मेष राशि के जातकों को। अब यहां से राहु देखिए, देखेंगे तीसरे भाव को। तीसरे भाव में गुरु ऑलरेडी यहां पर पड़े हुए हैं। अब गुरु जो है वो भी म्यूचुअल एस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं। राहु गुरु को देखेंगे, गुरु राहु को देख रहे हैं। देखिए दोनों की दृष्टि आपस में जो है वो मिल रही है एक तरीके से, ये दोनों ही भाव एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 11वें के तो फल मिलेंगे मिलेंगे आपको, लेकिन तीसरे के भी फल मिल जाएंगे। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है। राइट शोल्डर का विचार हम जो है वो तीसरे भाव से करते हैं। छोटा भाई तीसरे भाव से देखा जाता है। जितनी भी करेज, जितनी भी डिटर्मिनेशन आती है आपके पास, या कॉन्फिडेंस जो आता है, वो सारा तीसरे भाव से ही आता है। इसका मतलब यह है कि राहु के गोचर के बाद आप में डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। कोई भी फैसला करेंगे आप पूरी कन्विक्शन के साथ करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। इसके अलावा राहु क्या करेंगे? यहां पर बैठकर सप्तम भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो मेष राशि के जो जातक, जितने भी जातक हैं जो कारोबारी पार्टनरशिप चाहते हैं, ये सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव होता है, ये शादी का भाव होता है। बिजनेस पार्टनरशिप भी यहीं से देखी जाती है। इसका कारण यह है कि ये जो भाव होता है ये दशम का दशम होता है, यानी कि दशम भाव से हम कर्म देखते हैं, कर्म का दशम सप्तम होता है। तो वहां से जब हम वहां पर जब राहु और गुरु दोनों की दृष्टि है, गुरु भी यहां पर देखेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए इस भाव को एक्टिव करने वाली हो गई। तो जितने भी लोग अपना काम पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, वहां पर चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यानी कि पार्टनरशिप के लिहाज से अच्छा हो गया, आय के लिहाज से अच्छा हो गया, कर्म के लिहाज से अच्छा हो गया। ये चीजें आपको थोड़ी सी अच्छे फल करके जाएंगी, क्योंकि गुरु और राहु म्यूचुअल, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लैनेट एक राशि को एक्टिवेट करता है, तो उसके फल डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलते हैं। तो पराक्रम भाव एक्टिव हो जाएगा, सप्तम भाव एक्टिव हो जाएगा, 11th भाव एक्टिव हो जाएगा। ये तो ट्रायंगल एक्टिवेट होगा, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा। केतु यहां पर 5th हाउस में है। जिनके घर पे संतान होने वाली है, जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं, या आगे जिनकी प्लानिंग है, उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। रीजन बिंग, केतु यहां पर आ गए हैं, गुरु इस भाव के कारक होकर वो तीसरे भाव में बैठे हैं। ये अच्छी पोजीशन नहीं है। गुरु का गोचर अच्छा नहीं रहेगा, शनि का गोचर भी अच्छा नहीं रहेगा। शनि इस भाव से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। यहां से पंचम से हम काउंट करेंगे तो शनि अष्टम में आ जाएंगे, क्योंकि 12वें में आ जाएंगे। तो जितने लोगों के घर में जिनकी प्लानिंग है आगे जाकर फैमिली प्लानिंग करने की, संतान लेने की प्लानिंग है, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। जिनके यहाँ पर संतान ऑलरेडी है, उनको संतान पक्ष से हो सकता है कि कहीं ना कहीं परेशानी आ जाए। हम देखते हैं कि बच्चे जब टीन एज में पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं पेरेंट्स को। बच्चों के सवाल डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों की बिहेवियर डिस्टर्ब करता है। तो वहां पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। जितने भी मेष राशि के जातक हैं, उनको 5th से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़े से उनके डिस्टर्ब हो सकते हैं। केतु क्योंकि यहां पर 5th में अच्छा फल नहीं करेंगे। हाँ, केतु कुल वृद्धि के कारक जरूर कहे गए हैं, लेकिन यहां पर चूंकि शनि अष्टम में आ गए हैं, गुरु तीसरे भाव में चले गए हैं, इसलिए प्रेगनेंसी वाला मामला थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। केतु यहां पर बैठे हैं, तो यहां ये देखिए, ये वाला जो 9th हाउस है इसको भी एक्टिव कर रहे हैं।
यानी कि यदि आप कहीं पर धार्मिक स्थान पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अध्यात्म की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, केतु वैसे तो अध्यात्म के कारक हैं, लेकिन यहां पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। कहीं पर जा रहे हैं आप तो मेक इट श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल फिट हो, नहीं तो रास्ते में दिक्कत आ जाएगी इस अवधि के दौरान, क्योंकि ये 1.5 साल गोचर रहेगा। तो यदि आपने इस 1.5 साल के दौरान कहीं पे धार्मिक यात्रा पे जाना है, कहीं कोई आध्यात्मिक एक्टिविटी में भाग लेना है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनि की दशम दृष्टि भी यहां पर आ रही है। तो 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्यस्थान के ऊपर रहेगा। तो भाग्यस्थान के ऊपर 2 पाप ग्रहों के प्रभाव का मतलब है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एफर्ट्स के मुकाबले उसके रिजल्ट कम मिले। ये आपको थोड़ा सा जरूर देखना पड़ेगा। केतु यहां पर बैठेंगे तो चंद्रमा को भी देखेंगे, आपका जो केतु है वो चंद्रमा को भी देखेगा। तो चंद्रमा के ऊपर जब केतु का प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा और राहु जो है केतु और राहु जो है चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। जब चंद्रमा केतु के प्रभाव में आ जाता है तो मन थोड़ा सा जो है वो व्यथित हो जाता है। यहाँ पर मैं ये इसको रब करके दोबारा एक बार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो क्लैरिटी है केतु वाली, ये थोड़ी सी ज्यादा आपके लिए क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से केतु है, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक ट्रायंगल आपका ये वाला एक्टिवेट होगा 11, 3 और 7 का, एक राशि का, पंचम का और 9th का, ये 2 ट्रायंगल एक्टिवेट होंगे। और दोनों ही ट्रायंगल का एक्टिवेट होना मींस कुछ चीजें जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। शनि का जो प्रभाव है, यानी कि जो 7.5 का पहला फेज है उसका प्रभाव है, वो रहेगा आपके ऊपर फरवरी 2028 तक। लेकिन इस बीच नवंबर 2026 तक राहु उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि राहु उसके बाद भी जब आएंगे तो आपके दशम में ही आएंगे, तो वो गोचर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। शनि का जो पहली ढैया है 7.5 की, उसको बैलेंस करने के लिए राहु के ये जो 3 साल का गोचर है, ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली में राहु की पोजीशन खराब भी होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, घर में जो भी सफाई कर्मचारी आ रहा है, जो आपका सुबह हम जो घर का कचरा होता है, जो 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 उसको लेने आता है सफाई कर्मचारी, उसको जो है वो खाना खिलाएं। वो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यदि आप वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए जाते हैं तो भैरव के दर्शन जरूर कीजिए। भैरव की पूजा करना राहु का बहुत अच्छा उपाय होता है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको उनकी सेवा करना बहुत अच्छा उपाय होता है। यदि आपके यहाँ पर कोई कुष्ठ आश्रम है या अंध आश्रम है, वहां पर जाकर सेवा कर सकते हैं, तो वो भी राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु की रेमेडी के तौर पर आप ये चारों चीजें कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपको बहुत उसका फायदा होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको, जाते जाते मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये एक नया एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जो स्क्रीन आपके सामने पीछे चल रही है, इसको साथ साथ कोशिश की है कि हम साथ साथ चले भी और आपको इसका थोड़ा सा आइडिया भी हो कि ये काम कैसे करेगा, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति ना रहे। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर राहु के गोचर को अपने तरीके से बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन उसको चार्ट के ऊपर लाकर हो सकता है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ना बताएं आपको। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर बिल्कुल हमने ये समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।